दोस्तों, जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे हमारा ब्रह्मांड हमारे लिए एक काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ पीछे छोड़कर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस। जैसे जैसे यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट बढ़ती जाएगी, उसी के साथ साथ हमारे यूनिवर्स में एम्प्टी स्पेस की मात्रा भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। वैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड एक पैटर्न पर काम करता है। अगर आप एक एटम को देखो और यूनिवर्स को देखो तो उसमें आपको कई सारी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। बिल्कुल यूनिवर्स की तरह एक एटम में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है। इनफैक्ट 99% एम्प्टी स्पेस होती है। इसी कारण वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जरूर एक ऐसी थ्योरी का निर्माण किया जा सकता है जो कि एक एटम से लेकर पूरी यूनिवर्स की वर्किंग को समझाने में हमारी मदद करे, जिसको हमने नाम दिया है ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी, जिस पर काफ़ी सारे वैज्ञानिक वर्क भी कर रहे हैं। खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर हम इस पूरी यूनिवर्स की एम्प्टी स्पेस को हटा दें। क्या होगा अगर एक एटम से लेकर यूनिवर्स की पूरी एम्प्टी स्पेस गायब हो जाए। मे भी हम वहाँ पर पहुँच जाएं जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर हम पूरी यूनिवर्स की एम्प्टी स्पेस को हटा दें तो हम यूनिवर्स की बिगिनिंग पर पहुँच जाएं, जहाँ पर ना ही कोई एटम था, ना ही कोई यूनिवर्स, जहाँ पर ना ही कोई एनर्जी थी और ना ही कोई एलिमेंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट की। एक ऐसा पॉइंट जिसने हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। देखिए, अगर हमको किसी भी चीज़ में से एम्प्टी स्पेस हटानी हो तो हमको ऑब्जेक्ट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को काफ़ी पास में लाना होगा। इनफैक्ट उनको कंप्रेस करना होगा। उस ऑब्जेक्ट को तब तक कंप्रेस करना होगा जब तक कि उसमें से पूरी की पूरी एम्प्टी स्पेस गायब ना हो जाए। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को टाइटली पैक करते हैं काफ़ी कम स्पेस में या फिर काफ़ी कम वॉल्यूम में, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। ऐसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जीरो वॉल्यूम में कंप्रेस कर दें तो डेंसिटी के फॉर्मूले के अनुसार उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। अब जीरो वॉल्यूम हम उस जगह को कहेंगे जहाँ पर बिल्कुल भी एम्प्टी स्पेस ना हो। अब सिंगुलैरिटी को हम एक ऐसा पॉइंट मानते हैं जहाँ पर डेंसिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, और क्योंकि सिंगुलैरिटी का साइज जीरो तो नहीं होता, इसलिए उसकी डेंसिटी पूरी तरह से इनफाइनाइट नहीं होती। हाँ, इन्फिनिटी को अप्रोच तो करती है लेकिन पूरी तरह से इनफाइनाइट नहीं होती। अब सिंगुलैरिटीज हमको दो जगह पर देखने को मिलती है। पहली तो वो सिंगुलैरिटी जिससे बिग बैंग का एक्सपेंशन हुआ था और हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था, और दूसरे टाइप की सिंगुलैरिटी देखने को मिलती है ब्लैक होल के सेंटर में। ब्लैक होल के सेंट्रल पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलैरिटी पर चला जाता है तो वो उससे कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि उनसे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। और लाइट क्यों एस्केप नहीं कर पाती, इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी पॉइंट पर स्पेस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, ब्लैक होल स्पेस को अपने अंदर निगलने लगता है, और लाइट जो कि स्पेस में ट्रैवल करती है, तो अगर स्पेस का शेप ही डिफॉर्म हो जाएगा तो लाइट के बाहर आने का सवाल ही नहीं बनता। ऐसे ही कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्लैक होल काफ़ी ज़्यादा टाइम डायलेशन शो करते हैं, और उनके सेंटर पर तो टाइम डायलेशन का इफेक्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर लाइट उसमें एक बार फॉल हो जाती है तो फिर उससे बाहर आने का एक ही रास्ता बचता है, वो है ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। अगर किसी तरह लाइट समय में पीछे यात्रा करे तो वो ब्लैक होल से बाहर आ सकती है। इसके लिए हमारे पास एक मिन्कोव्स्की स्पेस कर्व भी है, जो कि इस चीज़ को समझाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब एक और थ्योरी ये कहती है कि अगर लाइट ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो फिर वह एक दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाती है। लाइक एक ब्लैक होल होता है और एक वाइट होल होता है, तो ब्लैक होल लाइट को अपने अंदर खींचता है और वाइट होल उस लाइट को दूसरी तरफ बाहर फेंक देता है। मतलब ब्लैक होल्स अपने अंदर ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और वाइट होल उन्हीं ऑब्जेक्ट को दूसरे डायमेंशन में बाहर फेंकते हैं। और भी इसी तरह की आपको तमाम थ्योरीज मिल जाएंगी जो कि आपको ये बताती है कि क्यों लाइट ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकती। खैर चलिए, मैं आपको एक नई थ्योरी बताता हूँ। तो इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल जो कि इन्फिनिटली डेंस होते हैं, मतलब उनके एटम के बीच में जीरो एम्प्टी स्पेस होती होगी। अब अगर जीरो एम्प्टी स्पेस है तो एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड होंगे तो उससे न्यूट्रिनोस और न्यूट्रॉन्स का जन्म होगा। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस बोलते हैं। और देखिए, बिल्कुल यही प्रोसेस एक न्यूट्रॉन स्टार में भी होती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जब स्टार कोलैप्स होता है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस की वजह से केवल बच जाते हैं न्यूट्रॉन्स। इसलिए उन स्टार्स को हम न्यूट्रॉन स्टार्स भी कहते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है तो उसमें भी बिल्कुल यही सेम प्रोसेस होती है, लेकिन इस बार वो बन जाता है ब्लैक होल। लेकिन प्रोसेस दोनों के अंदर ही सेम होती है। मतलब ब्लैक होल्स के अंदर ना ही प्रोटॉन होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पर केवल न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है।
उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी की रेंज होती है 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जरा सोचिए, इतना ज़्यादा मास अगर इतने कम वॉल्यूम में स्टोर होगा तो फिर उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल कितना ज़्यादा होगा। और इसी कारण सभी ब्लैक होल स्पेस को अपने अंदर कोलैप्स करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल पुल न्यूक्लियर डेंसिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस की वजह से ब्लैक होल के अंदर ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार किसी भी मेटल में वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास कोई भी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट लाइट के पड़ने पर ऑसिलेट करते हैं तो रेडिएशन फील्ड और इंसिडेंट फील्ड में फेज डिफरेंस 180 डिग्रीज का होता है, यानी कि पाई का फेज डिफरेंस होता है। इसी कारण फॉरवर्ड रेडिएशन इंसिडेंट लाइट को कैंसिल कर देती है और बैकवर्ड रेडिएशन लाइट को पीछे रिफ्लेक्ट कर देती है। इस तरह से क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमको रिफ्लेक्शन के बारे में समझाती है। लेकिन ब्लैक होल्स में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। तो अगर ब्लैक होल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसका मतलब क्या है कि उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। और इसी कारण अगर कोई लाइट एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो वो उससे कभी भी एस्केप नहीं कर पाती। और जो लाइट उस ब्लैक होल के अंदर जा रही है, इवेंचुअली उस लाइट की वजह से ब्लैक होल का मास लगातार इंक्रीज होता रहता है। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है, जो कि ये है कि कुदरत ने मास और रेडिएशन को एक अद्भुत ताकत दी है। देखिए, मास के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो स्पेस टाइम को बेंड करता है, जिसके कारण किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटी नाम का एक फोर्स होता है। मतलब मास के पास स्पेस टाइम को बेंड करने की ताकत होती है। कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट बस यही चाहता है कि वह पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और अपने अंदर कोलैप्स कर ले। और देखा जाए तो हमारा पूरा यूनिवर्स इसी चीज़ पर तो वर्क कर रहा है। सारे मास वाले ऑब्जेक्ट बस यही चाहते हैं कि वह पूरी यूनिवर्स को अपनी तरफ खींचें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हमारा सूर्य भी तो यही चाहता है कि सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाएं। हमारी गैलेक्सी भी तो यही चाहती है कि सारे स्टार्स उसके सेंटर के चक्कर लगाएं। मतलब मैसिव चीज़ों को यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने की ताकत होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर फ्री एनर्जीज जैसे कि लाइट और रेडिएशन, इनके पास एक्सपेंड करने की टेंडेंसी होती है, विस्तार होने की ताकत होती है। मतलब लाइट और रेडिएशन ये चाहते हैं कि वह पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक्सपेंड हो जाएं। मतलब जहाँ पर भी उनको जगह मिले वो बस वहाँ पर चली जाएं, वहाँ पर एक्सपेंड हो जाएं। अब एक तरफ मास सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता है और वहीं दूसरी ओर लाइट एक्सपेंड होना चाहती है। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में बैलेंस करता है चार्ज मास और एनर्जी को आपस में बैलेंस करके रखता है। इसलिए ब्लैक होल्स के पास चार्ज नहीं होना चाहिए। और अगर चार्ज नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी नहीं होने चाहिए। केवल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन्स ही होने चाहिए। खैर, ब्लैक होल के चार्जेस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर बड़े स्केल पर हम अपने यूनिवर्स को देखें तो वो हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नज़र आता है। और इसी कारण हम ये मानते हैं कि रियल ब्लैक होल में चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक होल में किसी तरह से चार्ज आ जाता है तो ब्लैक होल उसको खुद ही न्यूट्रलाइज कर लेगा पीछे से अपोजिट साइन वाले चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके। तो ये भी एक थ्योरी है जो कि हमको ये समझाने की कोशिश करती है कि क्यों लाइट ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकती। सिंपली क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। आप बताइएगा कि ब्लैक होल से एस्केप करने के थ्योरेटिकल तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? इसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो है डायमेंशनल तरीका। जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है कि ब्लैक होल में फॉल होने पर हम एक दूसरे आयाम में पहुंच जाते हैं, एक टेसरेक्ट में फंस जाते हैं। और टेसरेक्ट एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और एक बार जब आप उस टेसरेक्ट की मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हो तो ब्लैक होल आपको खुद ब खुद ही बाहर फेंक देता है। कह रहे हैं तो ये सब फिक्शनल तरीके, लेकिन जो भी हो ये सबसे अमेजिंग है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि सिंगुलैरिटी के बियॉन्ड क्या मौजूद होता है, क्या है उसके अंदर, क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड या फिर एक दूसरा आयाम। कितना अमेजिंग होता अगर हम फ्यूचर में ब्लैक होल्स के जरिए एक्स्ट्रा डायमेंशंस की नॉलेज को गेन कर पाते। शायद तब हमारे सामने इस दुनिया को समझने का एक नया नज़रिया होता। क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है कि टाइम हर जगह एक रफ्तार से नहीं चलता, तो जरूर टाइम की भी कोई डायमेंशन ब्लैक होल के अंदर भी हो सकती है। फिलहाल जो कुछ भी हो, आपको इन सब के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले कोई भी एपिसोड्स आपसे मिस ना हो पाएँ।